मैं आपको यहीं पर राइट हेयर इसी वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे साइंस बता दूंगा, 8 ऐसे प्रॉब्लम्स बता दूंगा, नथिंग बियॉन्ड दैट। 8 के बाहर 9वीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपके विवाह विच्छेद का कारण बन सकती है। नमस्कार, क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दाम्पत्य संबंधों से संबंधित है। ये जो हमारे मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो वैवाहिक संबंध हैं उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। जितना पहले टाइम लगता था विवाह होने में, उससे कम टाइम आजकल लग रहा है विवाह के विच्छेद होने में। यहाँ पर बहुत सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं हस्बैंड वाइफ के पास, यदि वे एक साथ नहीं रहना चाहते, अपने विवाह को ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तलाक़ की प्रक्रिया है। तलाक़ पाने के बहुत सारे रास्ते हैं। हस्बैंड के द्वारा यानी कि पति के द्वारा तलाक़ इनिशिएट किया जा सकता है कई केसेस में। कई केसेस में पत्नी के द्वारा तलाक़ जो है वो इनिशिएट किया जाता है। जो भी एग्रीव्ड पार्टी है यानी कि जिसको भी इस विवाह से, इस संबंध से दिक्कत है, वो पार्टी जो है तलाक़ के लिए प्रोसीड करती है और बिना ये जाने कि क्या उस तकलीफ़ का अंत हो सकता है, क्या तलाक़ के अलावा इसका कोई और रास्ता है हमारे पास। आप इसको बहुत सरल शब्दों में इस तरह समझिए कि आपके दांत में यदि दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको बजाय ये कहने के कि आइए इसको ठीक करें, वो आपसे ये कहे कि आप दांत निकलवा दीजिए, तो ना रहेगा दांत, ना रहेगा दर्द, यानी कि ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो बहुत सारे आपको आपके समाज में इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर तलाक़ लेने में बहुत देर नहीं लगाई है लोगों में। लेकिन आपको कई एग्जांपल्स ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर रिश्ते बहुत बिगड़ चुके थे, लेकिन बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिश्ते ठीक हो गए आपसी समझदारी से, चाहे उसके अंदर समाज के कुछ लोगों ने हिस्सा लिया उनके रिकंसाइल करने में, या फिर आपने खुद ने समझदारी दिखाई। तो इसी प्रकार से कुछ, जैसे मैंने आपको भी डॉक्टर का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर जो है चीज़ों को ठीक करता है, उसको कोशिश करता है ठीक करे। अगर कुछ घाव हो गया है तो उस घाव को ठीक करता है और आपके शरीर के अंग को एम्प्यूटेट नहीं कर देता, उसको काट नहीं देता। तो आप ये समझिए कि आपके रिश्ते हैं, आपकी एक ही लाइफ है, आपने इसके अंदर एक विवाह किया। मैं सारा ये जो बात कर रहा हूँ आपसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, भारतीय विवाह के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। विदेशों में विवाह का क्या प्रचलन है, वहाँ के क्या वैल्यूज़ हैं, वहाँ की क्या मान्यताएं हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। हम इस वक्त सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव में यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवाह को एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह दी गई है, महत्वपूर्ण जगह दी गई है। सैक्रेड माना गया है इसको एक पवित्र रिश्ता माना गया है, इसको एक पवित्र बंधन माना गया है। और हिंदू धर्म में तो ये भी कहा गया कि 7 जन्मों तक पति पत्नी का रिश्ता होता है। तो क्या हमारी इन मान्यताओं के चलते हम पति पत्नी के रिश्ते को क्या एक झटके से तोड़ देंगे? तो भारतीय कानून जो है वो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के रीति रिवाज और यहाँ पर रहने वाले लोगों के आचार विचार और उनके रहन सहन के अनुरूप जो है ये लॉ बनाए गए हैं। तो जब हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट मूव करते हैं इस आशय से कि अब उन्हें तलाक़ ले लेना चाहिए, अब जो है उनकी और नहीं चल सकती साथ में, और ये कोर्ट मूव करते हैं, तो कोर्ट में भारतीय कानून में प्रावधान है, 2-3 तरह के प्रावधान हैं कि ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हैं, यानी कि दाम्पत्य संबंध हैं, ये वैवाहिक संबंध हैं, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डील नहीं किया जा सकता। मोहम्मडन लॉ की बात छोड़ दें आप, मोहम्मडन लॉ में मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वहाँ पर एक प्रपोजल है, 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर देयर। एक प्रपोजल है मोहम्मडन लॉ में, इसके बाद वहाँ पर एक्सेप्टेंस है, तो प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, और वहाँ पर मेहर है यानी कि कंसिडरेशन भी है। तो मोहम्मडन मैरिजेज़ में एक marriage is a contract, whereas in other major religions marriage is not a contract, that is a sacred performance, एक पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र बंधन है। तो चलिए अब फिर से आते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ ने मन बना लिया है अपना कोर्ट मूव करने का, यानी उन्होंने समझ लिया है कि अब ये रिश्ता जो है हमारा, अब ये जो संबंध है और नहीं चल पाएगा, हमें इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, हमें इसको तलाक़ ले लेना चाहिए, या एक पार्टी इसमें तलाक़ लेना चाहती है, दूसरी पार्टी नहीं चाहती है। तो अब ये लोग हस्बैंड वाइफ कोर्ट मूव करते हैं। कोर्ट मूव करने के बाद कोर्ट के पास कोर्ट जो है वो तो लॉ से चलेगा, इंडियन लॉ से चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंडियन लॉ ने, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 23 है,
सेक्शन 23 का पार्ट 2 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 देखेंगे तो वहाँ पर प्रोविज़न है हिंदू मैरिज एक्ट में कि यदि मैरिज को डिसोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर कोर्ट को हर प्रकार का संभव प्रयास करना चाहिए कि वहाँ पर कुछ रिकॉन्सिलिएशन की संभावना है या नहीं है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसका कॉन्सेप्ट अभी आप देखेंगे कि आने वाले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि न्यायालयों के पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और न्याय वही है जो आपको पसंद आ जाए, आपके मन के मर्ज़ी से जो हो जाए वो न्याय है। सीधी सी बात तो यही है, जो आपकी मन की मर्ज़ी से नहीं हो रहा वो अन्याय है। तो यहाँ पे न्याय की परिभाषा भी जो है हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। कोई व्यक्ति कहता है ए ने मेरे घर से चोरी की है तो उसे कुछ जुर्माना देकर छोड़ दिया जाए, या कभी बी के घर से किसी ने चोरी की है तो बी कहता है नहीं इसको बेंत लगाया जाए 10, सी के घर से चोरी की है तो सी कहता है इसको तो जेल में डाल दिया जाए। तो यहाँ आप देखिए कि सबके लिए न्याय की परिभाषा अलग अलग है। और मान लीजिए डी के घर से एक ने चोरी की है तो डी कहता है मैंने इसको क्षमा कर दिया, इसको ले जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मैंने छोटी सी चीज़ है इसको क्षमा किया। तो यहाँ पर ए बी सी और डी न्याय को देखने का जो तरीका है वो इन चारों का अलग अलग है। तो अब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अगर न्यायालय में चले जाते हैं तो न्यायालय में मैंने आपको बताया सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक तरह से इसको आप कह सकते हैं वो बताता है कि यदि संभव है इन दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, यदि किसी प्रकार का मेल मिलाप या इनकी विवाह अगर बच सकता है तो बचाना चाहिए, उसके सभी संभव प्रयास कोर्ट द्वारा किए जाने चाहिए। और एक और है सेक्शन 9 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में लाया गया था, उसका सेक्शन 9 भी यही कहता है कि यदि विवाह को बचाया जा सकता है या और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर कोई लिया जा सकता है, यानी और अगर कोई मेथड्स हैं, अगर और कोई तरीके हैं विवाद को सुलझाने के, तो वो इस्तेमाल किए जाने चाहिए, उनको पहले ट्राई किया जाना चाहिए बजाय इसके कि हम ट्रायल में जाएं। इसी तरह से सेक्शन 89 है ऑर्डर 32A का सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, वो भी यही कहता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर कुछ हो सकता है तो वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए पहले। अननेसेसरी ट्रायल में या और कोर्ट में ज़्यादा पैसे की और टाइम की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगर इससे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से ADR से अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो वो ज़रूर होना चाहिए। और जितने लॉ के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि आने वाले टाइम में ADR के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने वाला है। तो आइए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने देख लिया कि जुडिशरी इज़ नेवर इन हरी टू एंड द मैरिज बिटवीन यू टू पीपल। जुडिशरी कभी भी इस जल्दी में नहीं रहेगी कि मैरिज फटाफट से ख़त्म हो जाए। जुडिशरी ये मानती है, न्यायपालिका हमारी ये मानती है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स मैरिजेज़ में आई हों जिसका कि सॉल्यूशन जो है पति और पत्नी के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यदि किसी मीडिएशन की ज़रूरत है तो वो मीडिएशन हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी जुडिशरी वो मीडिएशन प्रोवाइड कराती है। तो मीडिएशन सेंटर बहुत सारे खोले हुए हैं हर कोर्ट में, तकरीबन जो बड़े कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट हैं, उसमें आपने देखा है कि वहाँ पर मीडिएशन सेंटर खुले हुए हैं। उस मीडिएशन सेंटर में जो रिटायर्ड जज हैं या फिर कोई अच्छे कानून के जानकार हैं वो मीडिएशन को प्रिजाइड करते हैं, वो मीडिएशन करते हैं। वहाँ पर वो बैठे होते हैं, वो हस्बैंड की तरफ से भी बुलाते हैं और वाइफ़ की तरफ से भी बुलाते हैं। ज़्यादातर हस्बैंड और वाइफ़ दोनों रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। और इसके बाद जो मीडिएशन को प्रिजाइड कर रहे होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया जाए और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाए। तो यहाँ पर मीडिएटर का काम बहुत ज़्यादा बारीकी वाला हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा बारीकी से देखना होता है कि जो प्रॉब्लम है, वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज। तो उसी के ऊपर सारा जो रेजोल्यूशन है वो डिपेंड करेगा। ये इसी तरह से है, मान लीजिए आपको हो रहा है बुखार और आपने खाली ज़ुकाम की दवाई, तो यहाँ पर ज़ुकाम की दवाई बुखार पे काम नहीं करेगी। आप सिंपली कहते हैं हमें साथ में नहीं रहना, बहुत हो गया, विदाउट knowing that what the actual cause is, why both of you are getting separated, without knowing the actual cause behind it, you are telling that we are going to separate। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आपको ऐसा चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, जो सीधा सीधा ये बता सके, विश्लेषण कर सके, इस चीज़ को देख सके कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ। वो प्रॉब्लम जैसे ही आपको मिल जाएगी तो इसके बाद आप उस प्रॉब्लम पे काम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को ठीक करके अपने शादी के, विवाह के जो रिश्ते को है वो आप बचा सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये मीडिएशन तभी संभव है जब दोनों पार्टीज़ विलिंगली, दोनों पार्टीज़ जब अपनी मर्ज़ी से चाहती हैं कि हाँ हमें कुछ एक मौका देना चाहिए, इस रिश्ते को हमें एक मौका देना चाहिए कि हम लोग अपने बीच के जो मनमुटाव है, जो दुराव है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो ठीक हो जानी चाहिए।
लेकिन दोनों ही पार्टीज़ ने अगर मान लिया है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ही नहीं और हमें अलग ही होना है, फिर तो भगवान ही बचा सकता है, उस विवाह को कोई भी नहीं बचा सकता, इवन मीडिएटर कैन नॉट सेव दैट मैरिज। तो मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ यहीं पे राइट इन दिस वीडियो। By the end of this video you will be knowing what exactly is the cause of disruption in your marriages and how to address that, what are the problems lying in your marriages। और पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखिए, हो सके तो दोनों अलग अलग देखिए, हस्बैंड भी और वाइफ भी जिनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आ रही है, अलग अलग आप देख सकते हैं। मैं आपको यहीं पर राइट हेयर इसी वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे साइंस बता दूंगा, 8 ऐसे प्रॉब्लम्स बता दूंगा, नथिंग बियॉन्ड दैट। 8 के बाहर 9वीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपके विवाह विच्छेद का कारण बन सकती है। सिर्फ इन्हीं 8 टाइप्स में आपकी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम छुपी हुई है, और आप इस वीडियो को सुन लें और देख लें कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ छुपी हुई है, और उसी को हमने काउंसल करना है। मैं एक तरह से आपको काउंसल कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री एडवाइस है, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। ये आपको कई हज़ार कई लाख रुपए खर्च करने के बाद भी शायद आपको न मिले, क्योंकि आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे कि चलो तुम संबंध विच्छेद करो, तुम विवाह विच्छेद करो, हम लोग देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ बैठे हैं। यहाँ पर आप जब अलग होने लगते हैं तो समाज आपके साथ, लड़के का समाज लड़के के साथ, तो लड़की का समाज लड़की के साथ खड़ा हो जाता है कि आप जो करना है करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, विदाउट नोइंग कि इसके क्या रिपरकशंस हैं, इसको किसने भुगतना है। लड़का और लड़की यानी कि पुरुष और महिला जो विवाहित हैं उन दोनों को ही विच्छेद के जो परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, वो भुगतने पड़ते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसे संबंध में फंस गए हैं जो बिल्कुल सड़ चुका है, गल चुका है, जहाँ पर और रहना जो है आपको और नुकसान करेगा, तो मैं कहूँगा वहाँ पर देर मत करें। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे काम करने हैं आपने। जो अगर आपका विवाह की जो प्रॉब्लम है, अगर आपके विवाहों की जो समस्या है वो एकदम इनिशियल स्टेजेस पर है, शुरुआती दौर में है, तो आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। और ये जो मैं आपको 8 टाइप बताने वाला हूँ, ध्यान रखिए कि इन्हीं 8 में किसी एक में आपकी प्रॉब्लम छुपी हो सकती है, या एक में, या हो सकता है 8 में, हो सकता है पूरा हल्दीराम का मिक्सचर बन जाए ये। तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी 8 की 8 प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है एक प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है 2-3 प्रॉब्लम हो। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए और जानिए कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। तो एकदम निःशुल्क काउंसलिंग आपको मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपको हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी शायद न मिले। तो पहला टाइप 1 मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है ईगो। जी हाँ, ईगो का मतलब, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में, अगर साधारण भाषा में कहूँ तो दंभ या अहंकार। मतलब कि आपको सरेंडर नहीं होना है, आप ठीक हैं, आप हमेशा सही हैं, इस प्रकार का भावना आपको रखनी है। और आप दूसरे से ऊपर हैं, आप सुपीरियर हैं दूसरे से, अपने दूसरे पार्टनर से आप बेहतर स्थिति में हैं, इस बात का आपको दिखावा है, इस बात का आपको अहंकार है। ये जो ईगो है, ये बहुत सारे केसेस में ऑलमोस्ट 90% से ऊपर मैं कहूँगा कि जो केसेस हैं डिवोर्स के, उसका मेन कारण जो है, उसका मुख्य कारण वो ईगो ही है। ईगो में आप देखिए कैसा होता है कि जब जैसे हमारा बच्चा है अगर कुछ सीख रहा है, तो कैसे हम अपने बच्चे से हार जाते हैं। जैसे हमारा बच्चा हमारे साथ दौड़ रहा है, रेस लगा रहा है, तो आपने देखा होगा कि हम अपने बच्चे से हार के खुश होते हैं और उसको जिता देते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं कि चलो तुम जीत जाओ। तो यहाँ पर अहंकार नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो इस प्रकार का सपोर्ट यदि आपका आपके जीवन साथी के साथ है, यदि आप उससे हारना पसंद करते हैं, तो वो भी आपकी बात को समझेगा कि जानबूझ के हार गया है, ये मुझे प्यार करता है, ये मेरी केयर करता है, ये जीतने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जीत रहा है, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए खुद हार रहा है। तो इस प्रकार की जब भावना आपके संबंधों में होगी, तो आप देखेंगे वहाँ पर ईगो जो है नीचे सबड्यू होने लगेगी, वो नीचे बैठने लगेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है, या नॉर्थ इंडियन शादियों में तो बहुत ज़्यादा देखी है, जब आपने भी देखा होगा, जब वरमाला होने लगती है तो दूल्हे के साइड से कुछ उसके दोस्त आ जाते हैं, इधर दुल्हन की तरफ से कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं और एक दूसरे को उठाने की परंपरा है। वो जैसे ही वरमाला डालने लगेगी दुल्हन, तो दूल्हे को उठा लिया जाता है, या फिर दूल्हा अगर दुल्हन को वरमाला डालने लगेगा तो दुल्हन को उठा लिया जाता है। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक प्रदर्शन है ईगो का। ये प्रदर्शन है कि वी आर इन अ मच सुपीरियर पोजिशन देन योर्स। तो ये जो एक परिपाटी सी बनी हुई है, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप आप जो है एक दूसरे के मन में ये डाल देते हैं कि वी आर सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर। इसके पीछे कहानी यही है। मुझे इसके अंदर और कोई विनोद और कोई जोक या और किसी प्रकार का मजाक मुझे इसके अंदर नहीं लग रहा है, सिवाय इसके
कि ये आपकी ईगो को और बढ़ाता है। तो ईगो के केस में आप देखिएगा कि कोई रियल इश्यूज नहीं होते, बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, येट दे पोज अ ग्रेट थ्रेट टू द रिलेशन। तो ये बहुत बड़े इश्यूज नहीं होते, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कब हिट करने लग गए हैं और लगातार हिट करते जाते हैं। तो आप देखिए कहीं आप में ईगो तो नहीं है, कहीं आप में आपके पार्टनर से आगे बढ़ने की, उसको नीचे करने की, उसको लेट डाउन करने की और खुद आगे बढ़ने की ईगो तो नहीं है, कहीं उस ईगो की वजह से आपका रिलेशन तो नहीं खराब हो रहा। और ऐसी प्रॉब्लम्स में, ईगो की प्रॉब्लम में, नो बडी इज़ विक्टिमाइज्ड एंड नो बडी इज़ विक्टिमाइजर। यहाँ पर विक्टिम कौन है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ईगो जो प्रॉब्लम है ये दोनों में हो सकती है। अब हम देखते हैं टाइप 2 ऑफ मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम। टाइप 2 ऑफ मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है अब्यूज़, वायलेंस, एडिक्शन एंड लैक ऑफ कंसर्न। इन चारों चीज़ों को मैं एक ही ग्रुप में रख रहा हूँ क्योंकि ये सब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। वायलेंस यानी कि मार पिटाई करना, एडिक्शन यानी किसी गलत चीज़ का आदी हो जाना, एब्यूज़ मतलब गाली गलौज करना, लैक ऑफ कंसर्न मतलब अपने पार्टनर को इस तरह से दिखाना कि वो आपके लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। अच्छा, अब ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये जो हैं बचपन से आए होते हैं, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब जो व्यक्ति है इनके साथ पैदा नहीं होता है, ये परिवार का जो उसके जो परिवेश है, जो उसका माहौल है, जो उसके परिवार में जो कुछ होता रहा है, जब वो बच्चा था तब से वो देख रहा है, उसको देख देख के बड़ा हुआ है। शायद उसके पिता ने उसकी माँ को मारा पीटा होगा, गंदी गालियाँ दी होंगी, शायद उसके पिता जो हैं बहुत शराब पीते होंगे, शायद उसके पिता ने अपनी माँ का ख्याल, उनकी माँ का ख्याल नहीं रखा होगा। अब जो बच्चा है वो फैमिली वैल्यूज़ अपनी फैमिली से देखता है, अपनी फैमिली से सीखता है कि मेरे मदर फादर जो हैं वो आपस में कितना एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, कैसे मेरे पिताजी मेरी माता को गाली नहीं देते हैं, कैसे मेरे पिताजी शराब पीकर दंगा नहीं करते, शराब पी के कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, कैसे मेरे पिताजी एडिक्शन नहीं है उनको। और यही वैल्यू जो है आगे जाके उसको काम में आती हैं। हम अगर बच्चों में ये छोटी छोटी वैल्यूज़ नहीं डालेंगे तो आप ये समझ के चलिए कि बड़ा होने पर जब उसका शादी होगी, जब उसका विवाह होगा, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि उसने अपनी फैमिली में ये वैल्यूज़ देखी ही नहीं। और अगर अपनी फैमिली में उसने ये वैल्यूज़ देखी हैं तो बहुत चांसेस हैं कि वो उनको इनकलकेट कर लेगा, सहज ही उनको स्वीकार कर लेगा, सहज ही उसके साथ रहना सीख जाएगा। और वो यही जो ऐसा बिहेवियर है वो अपनी वाइफ के साथ करेगा, या जो वाइफ है उसके भी घर में अगर इस प्रकार का है माहौल, अच्छा माहौल है, गाली गलौच नहीं है, एडिक्शन नहीं है, मार पिटाई नहीं है और एक दूसरे के प्रति सम्मान है, तो वो जो महिला है वो भी अपने पति के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करेगी। तो यहाँ पर दोनों फैमिलीज़ की वैल्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैटर करेंगी। तो आप देख लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम कहीं इस टाइप 2 में तो नहीं आ रही, और अगर टाइप 2 में आ रही है तो इसको कैसे दूर करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल थेरेपीज़ हैं वो लेनी पड़ेंगी। आपको हो सकता है कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आपको कुछ ठीक करने का मौका मिले, या हो सकता है आपको किसी प्रकार का बिहेवियरल आपको कुछ कोर्स कराया जाए, या वहाँ का कुछ पैटर्न या वहाँ का कुछ काउंसलिंग आपको करवाई जाए जिससे आपके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आए। हालांकि ये डीप रूटेड है, डीप रूटेड मतलब बहुत जड़ें इसने जमा ली हैं। ये जो आपका बिहेवियरल पैटर्न है, गुस्सा होने का, एडिक्शन का, लैक ऑफ केयर का और एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने का, ये आपके बचपन से आ चुका है। उसको हिलाने में, जैसे एक पेड़ है उसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं तो पेड़ को हिलाने में थोड़ा मेहनत लगती है। छोटा पौधा होगा वो जल्दी उखड़ जाएगा, आराम से उखड़ जाएगा, तकलीफ़ नहीं देगा। लेकिन ऐसा पेड़ जो ऊपर जितना है उससे ज़्यादा नीचे है, यानी उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं, तो उसको जब हिलाएंगे तो मेहनत तो लगेगी। तो मैं कहूँगा यदि इनमें से आपके टाइप 2 वाले में कुछ आपकी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन वो तभी जब आप अपनी चीज़ों को सही करना खुद चाहते हैं। आपने मैरिज से डिसोल्यूशन ले लिया, आपने मैरिज तोड़ दिया, आपने मैरिज ख़त्म करने का मन बना लिया है, लेकिन आपकी जो एडिक्शन की प्रॉब्लम है, आपकी एब्यूजिव लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आपकी लैक ऑफ केयर की जो प्रॉब्लम है, आपकी वायलेंस की, घर में मार पिटाई की जो प्रॉब्लम है, वो तो आपके आगे आने वाले स्पाउस के साथ भी वही रहने वाली है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपकी ये चारों प्रॉब्लम्स हैं और आप सोचते हैं कि आपकी मैरिज में या आपके पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो आराम से बैठिए, अपना आत्मावलोकन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए थोड़ा सा, और देखिए कि इन चारों में से आपके पास कोई कैटेगरी तो नहीं है। अगर है तो मैंने आपको बता दिया है कि उससे बाहर कैसे आना है। देखिए, वीडियो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा होने वाला था, हो सकता है मुझे इसको पार्ट्स में लेना पड़े, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और एक एक पॉइंट को मुझे इलेबोरेट करना ज़रूरी है। मैं इसको सिर्फ टच करके, यानी कि छू भर के एकदम आगे नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ आपको पॉइंट बताना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स बता दूं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में लूँगा।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।